हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक ऐसी बीमारी के में जो इंसानी हिस्ट्री की सबसे लंबी टाइम तक चलने वाली बीमारी है, सबसे बड़े एरिया को कवर करने वाली बीमारी है और कहिए कि सबसे खतरनाक बीमारी है कोविड-19। कोविड-19 यानी कि ये 2019 से शुरू होकर के 20 में होते हुए 2021 में भी जारी है, बल्कि इस वक्त तो इसकी बहुत ज़्यादा शिद्दत हो गई है, बहुत अमवात हुई हैं। कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जो दूसरे जो एपिडेमिक्स हुआ करते थे उनसे थोड़ी अलग है। ये जो वबा है वो आलमगीर वबा है, पूरी दुनिया में फैलने वाली वबा है, क्योंकि इस दौर में दुनिया बहुत छोटी हो गई है। तो जाहिर सी बात है ये पूरी दुनिया में फैलने वाला वबा है जिसको कि पेंडेमिक कहा जाता है। कोविड-19 कैसे होता है, कैसे फैलता है और क्या होता है, इसके बारे में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत कुछ बताया जा चुका है। तकरीबन हर शख्स इसके बारे में काफ़ी कुछ समझ चुका है और बल्कि मैं कहूँ तो कुछ लोग तो सो कॉल्ड एक्सपर्ट हो गए हैं इसके, या कहें कि एक्सपर्ट समझने लगे हैं इसके। हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद इस वायरस से रोकथाम का जो तरीक़ा, जो हुकूमत, जो सरकारें बता रही हैं, उसको एनफोर्स करना, यानी कि जो हैंड सैनिटाइज करना, हाथों को धोना। आप समझ सकते हैं हाथों को धोने से इस बीमारी की चेन तोड़ने में बहुत मदद मिलती है। मास्क लगाने से इसका वायरस ना अंदर जा सकता है ना बाहर आ सकता है। अगर आप इस वायरस से अफेक्टेड हैं तो ये बाहर नहीं जाएगा, और बाहर नहीं है तो बाहर से आपके अंदर नहीं आएगा, इसलिए ये भी ज़रूरी है। और डिस्टेंसिंग ये एक ख़ास और लाजमी अमल है, चूँकि डिस्टेंसिंग के ज़रिए ही हम इस कोरोना की चेन को तोड़ सकते हैं। ये एक चेन की तरह से इंसान टू इंसान, आदमी से आदमी को लगता है, और इस तरह से ये ज़िंदा बने हुए है, लगातार चल रहा है। तो इस चेन को तोड़ना ज़रूरी है। बहरहाल इस बारे में सरकारें खूब बता रही हैं, खूब समझाया जा रहा है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ इसको यूनानी नज़रिए से देखने और समझने की कोशिश करेंगे। यूनानी नज़रिए से देखने के लिए ज़रूरी है कि हम इसको पहले, जो आज के दौर में जो भी कुछ इसके बारे में रिसर्च हो चुकी है, इनफैक्ट सच तो ये है कि हमारे पास भी जितनी भी नॉलेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो WHO या इंडिया गवर्नमेंट का हेल्थ पोर्टल या और जो हुकूमती नशरियात हैं उनके ज़रिए मिलने वाली इंफॉर्मेशन है। एज ए फिजिशियन यूनानी की हमने पर्सनली इस पर वैसे कोई तहकीक की हो ऐसा नहीं है, शायद यूनानी डिपार्टमेंट्स में कहीं हो रही हो, लेकिन हाँ, फिजिशियन होने के नाते डे टू डे प्रैक्टिस में हमें इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं, फिर उनको हमें डील भी करना होता है। तो उसको समझने के लिए उसको हम किस तरह से डील करें, इस बारे में हम बहस करना हमारा मकसद है यहाँ पर। जब हम वायरस को समझने की बात करते हैं तो इतना ही समझ में आता है कि हाँ, ये एक वायरल डिसीज़ है, ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है। लेकिन ये वायरस किन लोगों पे ज़्यादा असर कर रहा है, किस उम्र में ज़्यादा असर कर रहा है, क्योंकि हर बीमारी का अपना एक ट्रेंड होता है, एक पैटर्न होता है। कुछ बीमारियां बूढ़े लोगों में ज़्यादा होती हैं, कुछ जवानों में ज़्यादा होती हैं, कुछ बच्चों में ज़्यादा होती हैं, कुछ औरतों में ज़्यादा होती हैं, कुछ मर्दों में ज़्यादा होती हैं, कुछ ठंड के सीज़न में होती हैं, कुछ गर्मी के सीज़न में होती हैं, कुछ बारिश में होती हैं। इस तरह से बीमारियों के अपने मौसम भी होते हैं, अपनी उम्र भी होता है, अपना वक्त भी होता है। तकरीबन हर बीमारी का ऐसा है, लेकिन ये बीमारी हर मौसम में और हर उम्र को अफेक्ट कर रही है। पूरे साल भर हर मौसम में इसका असर रहता है। तो फिर देखना ये होगा कि आखिर ऐसी क्या बात है इस वायरस में। तो देखने पर कोई भी इसका ट्रेंड ऐसा समझ में नहीं आता कि हाँ, ये बच्चों को ज़्यादा है या बड़ों को या जवानों को। कुछ भी इसका समझना फ़िलहाल बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ऑब्ज़र्व करने, गौर व फ़िक्र करने और इसके बाद जो एक तजुर्बा होता है, जो कि हालांकि अभी कंफर्म और पक्का नहीं है, लेकिन हाँ, एक थोड़ा सा एक ट्रैक है जिस पर हम चल के सोच सकते हैं कि ये ज़्यादातर उन लोगों में हो रही है जहाँ पर कि मिजाज में, खून में गर्मी पाई जा रही है।
चाहे वो बूढ़े हों या जवान हों या औरतें हों या मर्द हों, किसी भी उम्र के हों, लेकिन अगर वो, जिसको हम कहें हट्टे कट्टे लहीम शहीम मजबूत, ऐसे लोग हैं अक्सर, तो उन लोगों में ये ज़्यादा पाई जा रही है। जो लोग गरम मिर्च मसाले ज़्यादा खाते हैं, गरम चीज़ ज़्यादा खाते हैं, हालांकि इसके कोई बहुत बड़े सबूत या एविडेंसेस नहीं है, लेकिन जितना कुछ देखने में समझ में आया है उतना मैं बता रहा हूँ। चूंकि कोई भी बीमारी जब आती है, जब कोई भी बीमारी नहीं आती है, तो उसको समझने में कुछ टाइम लगता है, बल्कि सच तो यह है कि कई बरस लग जाते हैं उसको पूरी तरह से समझने में, क्योंकि उसके पूरे साइंस और पूरे सिम्टम्स आने में, उनको समझने में, उनको राइट डाउन करने में वो बहुत बरस लग जाते हैं। क्योंकि एक ही वायरस, एक ही बैक्टीरिया हर मरीज में अलग अलग सिम्टम देता है। एक ही बीमारी में सर में दर्द भी हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, उल्टी हो सकती है, लेकिन किसी दूसरे शख्स को इनमें से कोई एक चीज कम हो सकती है, तीसरे शख्स को कोई एक चीज ज्यादा हो सकती है। इसलिए मर्ज वही है, लेकिन हर शख्स में अलामत एक दो कम या एक दो ज्यादा या कुछ अजीब चीजें हो सकती हैं, जिनको सबको सामने आने में टाइम लगता है। इसीलिए इसमें भी टाइम लग रहा है और टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि ये कंपेरेटिवली इसको समझना जरा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन जो एक थोड़ा सा ट्रेंड मिल रहा है इसका, मेरी नज़रिए से मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, वो ये है कि जहाँ पर जो लोग गर्म चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, वो वहाँ पे ज़्यादा इसका असर हो रहा है। पहले ये समझा जा रहा था कि ये बूढ़े लोगों में और ऐसे लोगों में हो रहा है, लेकिन अब ये जवानों में भी खूब हो रहा है और हर उम्र में देखने को मिल रहा है। इसलिए ऐसा कुछ लग रहा है कि शायद इसका ताल्लुक, चूँकि ये अल्टीमेटली हम ये कहते हैं कि ये जो वायरस है जिस्म के अंदर जा कर के गर्मी पैदा करता है। देखिए, इसको समझने के लिए हमें सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ये जो गर्मी पैदा करता है, उससे जो म्यूकस है उसके अंदर जो रतूबत होती है, जो मॉइस्चर होता है, वो सूख जाता है और बलगम गाढ़ा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, और वो लंग्स में जो लंग्स के मतलब एयरवेज हैं, ये कहिए ब्रोंक्यूल्स है, ट्रेकिया है, इनमें सब में फंस जाता है और सांस लेने में परेशानी होती है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं मिलता है। और इसकी हरारत कुछ इतनी ज़्यादा है कि ये ब्लड को भी क्लॉट करता है, खून के भी थक्के जमते हैं, बलगम भी जम जाता है। देखिए, किसी भी चीज़ को जमने के लिए दो चीज़ें होती हैं, या तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो जिससे कि वो अपनी रतूबत के साथ ही जम जाए, जैसे कि पानी सर्दी में फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, आप उसको पिघलाते हैं तो फिर वो पानी हो जाता है। या फिर वो हरारत जो उसके अंदर जो नमी है, जो मॉइस्चर है, जिस चीज़ ने उसको पतला कर रखा है, उसको अपनी हरारत से उड़ा दे, तो उसके अंदर जो मादा है, जो बेसिक्स हैं, जो बुनियादी स्ट्रक्चर है, वो सॉलिड हो जाएगा। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि ये जो बलगम के अंदर मॉइस्चर जो है म्यूकस के अंदर, उसको सुखा देता है और वो सॉलिड हो जाता है और वो एयरवेज में ऑब्स्ट्रक्शन करता है और इस तरह से सांस रुकता है। तो ये इसका जो एक काम करने का तरीका है इस बैक्टीरिया का, ये जो असर करता है, जिस तरह से अफेक्ट डालता है इंसानी जिस्म के उन पर रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो सारी बातें कहने से कोई फायदा नहीं है कि ये कितने दिन गले में रहता है, फिर कितने दिनों बाद लंग्स में जाता है। ये सारी सब चीज़ें बहुत डिटेल में कही जा चुकी हैं, सब जगह देखी जा सकती हैं। हमारा मकसद यहाँ पर सिर्फ इस वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि यूनानी नज़रिए से इस वायरस को अगर हम समझें तो क्या समझें, कैसे समझें, और यह कहूँ कि मैंने क्या समझा, जो कि मैं अपनी नॉलेज को, अपनी समझ को शेयर करना चाहता हूँ। जाहिर सी बात है, बहुत सारे यूनानी फिजिशियंस जो इसमें काम कर रहे होंगे, वो भी अपनी कुछ ना कुछ इसमें समझ रख रहे होंगे, कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन के ज़रिए तजर्बा हासिल कर रहे होंगे। तो उन्हीं लोगों के लिए उसी की कड़ी में एक हमारा जो एक्सपीरियंस है वो भी है, ताकि ये बात वहाँ तक पहुँचे। और मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि अगर कोई भी यूनानी फिजिशियंस इस पर काम कर रहे हैं तो वो अपनी बात रखें। तो अब देखने की बात यह है कि जब हमें ये पता चलता है कि ये वायरस इस तरह से असर कर रहा है,
तो इलाज का तरीका हमें उसी तरह से सोचना होगा। अंधाधुंध कुछ भी दिया जाए, कुछ भी करा जाए, ऐसे बात नहीं बनती है। एक लॉजिकल कोई प्रिपरेशन होनी चाहिए, कुछ उसूल होने चाहिए। जब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये बलगम को सुखाता है, सॉलिड करता है, तो हमें एक यूनानी का जो प्रिंसिपल है वो याद करना होगा, वो ध्यान में रखना होगा। तो देखिए, यूनानी में जो कैफियत हैं वो 4 हैं, यानी कि हरारत, गर्मी या हीट, बुरूदत, सर्दी या कोल्ड, यबुसत यानी कि खुश्की या ड्राइनेस, और रतूबत यानी कि तरी या मॉइस्चर या लिक्विड या पानी। ये चारों चीज़ें जब तक जिस्म में या कहीं भी हर जगह नॉर्मल मिकदार में रहती हैं तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन इन चारों चीज़ों में जब कोई परेशानी होती है तो बीमारी बनती है और इन्हीं से मिजाज बनता है। लेकिन इस बात को थोड़ा सा हम वायरस के कॉन्टेक्स्ट में, वायरस के संदर्भ में समझें तो हम ये देखेंगे कि इन्हीं बातों को चारों चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम 2 लफ्ज़ों को और समझें, एक लताफत और एक कसाफत। लताफत यानी हल्कापन, लाइटनेस, कसाफत यानी कि भारीपन, विसिडनेस, गाढ़ापन। तो कोई भी चीज जब लतीफ होती है यानी हल्की होती है, लाइट होती है, तो वो आसानी से चल सकती है, बह सकती है, उड़ सकती है, तैर सकती है। वही चीज जब गाढ़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है, भारी हो जाती है, तो चलने फिरने में भी परेशानी आती है और जगह जगह रुकने लगती है, उतनी अच्छी तरह से उड़ चलना फिरना सब कुछ नहीं होता। इसीलिए जब ब्लड के अंदर कसाफत बढ़ जाती है, क्योंकि ब्लड को लतीफ होना चाहिए ताकि वो तमाम ऑर्गन्स में, तमाम वेसल्स में, टिश्यूज में नफूज कर सके, यानी कि पेनिट्रेट कर सके, यानी कि उसकी परमिएबिलिटी बहुत अच्छी रहे, वो टिश्यूज में सब जगह पेनिट्रेट कर सके, हर जगह जा सके, एब्सॉर्ब हो सके। जब वो गलीज हो जाएगा, जब उसकी लताफत खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, तो वो गाढ़ा हो जाएगा और सब जगह नहीं पहुंच सकता और वही चीज ऑब्स्ट्रक्शन बनने लगेगी। जैसे कि डीवीटी में होता है, खून का थक्का जमने लगता है, गाढ़ा होने लगता है और वो फिर वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं होती है, या सॉरी गैंग्रीन में होता है। तो हमें यहां पर इलाज करने के लिए जो एक उसूल अपनाना है, उसके लिए समझना होगा कि ब्लड हमारा बेसिकली, नॉर्मली, नेचुरली लतीफ है, हल्का है, लाइट है, पतला है। आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर बहुत बार खून को पतला करने के लिए दवाएं दी जाती हैं। तो यहां पर हम अपने ब्लड में हम दवाएं इस तरह की देंगे जो हमारे खून को पतला करे, जो हमारे बलगम को पतला करे। तो जाहिर इसके साथ साथ हमारा एक जो फॉर्मूला और है कि जो बलगम को पिघलाने वाली, पतला करने वाली भी चीज, खून को पतला करने वाली भी चीज, लेकिन जो फासिद मादा है, जो वेस्ट मटेरियल है, आप देखिए, यूं समझिए, एक बार और थोड़ा सा समझते हैं इसमें कि कसाफत वाली बात आती है कि खून कैसे गाढ़ा हो गया, भारी गाढ़े हो गया। आप देखते हैं कि टेस्ट में अक्सर जब देखते हैं तो कहते हैं कि सब प्लेटलेट्स बढ़ गई, तो वो ब्लड में है, वो गाढ़ा करती है खून को। बिलिरुबिन बढ़ गया या WBCs बढ़ गए या और कोई सेल्स बढ़ गए, तो इन सब के बढ़ने से खून गाढ़ा होता है, यानी कि ये एक अननेचुरल कंडीशन है। तो हमें इन चीज़ों को निकालने के लिए, खून को साफ करने के लिए, अब इसके साथ एक दूसरा लफ्ज़ जो आता है वो तहारत का आता है कि इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए, प्योर करने के लिए। लेकिन वो बात ज़्यादा गहरी हो जाएगी, फिलोसफी बहुत ज़्यादा गहरी हो जाएगी। तो हमें जब उसूल अपनाना है, अल्टीमेटली वो उसूल अपनाना है जिससे कि खून पतला रहे और सब जगह गर्दिश करता रहे, सर्कुलेट करता रहे, और वहां जहां कहीं भी रुकावट है, सुद्दा बन गया है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, उसको निकाल दे। चूंकि यहां पर इस केस में यही होता है कि बलगम जो है, वो जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, अल्वियोलाई होते हैं, वहां पर जाकर सब इसको जाम कर देता है, पूरे लंग्स को, और सांस लेने में परेशानी होती है। ऐसे केसेस में हमें, जब देखिए, इसमें जो मैं अपना एक ट्रीटमेंट का जो मामूल मतलब है या सॉरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अपनाता हूं, वो ये रहता है कि जब पेशेंट गले में खराश,
या ज़ुकाम की शिकायत लेके आता है फीवर के साथ, और जबकि हम इसको नॉर्मल भी मान रहे होते हैं या शक होता है, तो हम इसको ख़त्मी खुब्बासी, गाउज़ुबा, उन्नाब, गुलबनफ्शा 5-5 ग्राम का जोशांधा देते हैं। इसके साथ हब्बे बुखार दी जा सकती है, या जो आजकल एक वेरी कॉमन इंग्लिश दवा है पैरासिटामोल, वो दी जा सकती है। लेकिन अगर इसी के साथ साथ पेशेंट को टेस्ट नहीं आ रहा है, स्मेल नहीं आ रही है, और नेज़ल कंजेशन है या सर में भारीपन है, तो फिर हम एक टाइम इसी के साथ साथ ये सुबह कर देते हैं, एक टाइम शरबत उस्तो खुद्दूस रात को दे देते हैं। और अगर इसी के साथ साथ सीने में कंजेशन है लेकिन ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है, तो फिर हम शरबत ज़ूफ़ा देते हैं। ये तीनों चीज़ें, तीनों तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो तीनों चीज़ें चलती हैं। लेकिन अगर नेज़ल कंजेशन नहीं है, टेस्ट की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कंजेशन है, तो ठीक है, ज़ूफ़ा और ये मुंशिस मुअद्दिल दवा दी जाती है। और अगर गले की खराश नहीं है, तीनों में जो प्रॉब्लम होती है उसके हिसाब से ये तीनों चीज़ दी जाती हैं। हालांकि ज़रूरत के हिसाब से कुछ चीज़ें और घटाई बढ़ाई भी जाती हैं। अब पेशेंट ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, ज़्यादा बेचैन है, परेशान है, तो ठीक है, खमीरा मरवारीद सादा भी दे सकते हैं, खमीरा मरवारीद ख़ास भी दे सकते हैं, खमीरा मरवारीद बनुस्खे कला भी दे सकते हैं। ये खमीरा दिल को तक़वियत देता है, और जो विटामिन सी की ज़रूरत होती है उसको पूरी करता है। और बेचैनी, घबराहटी और जो दहशत, आमतौर से इसमें कोरोना में एक जो प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम है, वो ये है कि आदमी घबराता बहुत ज़्यादा है, दहशत बहुत ज़्यादा है, और उस दहशत की वजह से अक्सर केसेस बिगड़ जाते हैं। तो मैं एक ख़ास बात तो ये कहूँगा कि इसमें ऐसी कोई बहुत घबराहट खुदा न खास्ता हो जाती है, तो ठीक है, ट्रीटमेंट लेना होता है, और जो कुछ भी इसके प्रोसीजर से उनसे गुजरना होता है। लेकिन शुरू से ही अगर अपने आप को पॉजिटिव रखा जाए, तो अपनी इम्यूनिटी को सही रखा जा सकता है, और यही तरीका सही रहता है। तो हम कई बार ये होता है कि आप ये देखिए, हमने यहाँ पर ये जो फॉर्मूला लिया, ये क्या करता है, ख़त्मी खुब्बासी जो गले के खराश है, गले में जितना भी बलगम है उसको ख़त्म करती है, गाउज़ुबा उसको अपनी लज़ूजियत से पिघला कर निकालता है, और गुलबनफ्शा उसकी जो हरारत है एक्स्ट्रा उसको ख़त्म करता है, जो कि वहाँ पे वो पैदा कर रहा होता है। इस तरह से ये बहुत ही फ़ायदा करता है, बहुत ही फ़ायदा करता है। दूसरी तरफ आप शरबत ज़ूफ़ा दे सकते हैं, लेकिन इसमें ख़ास चीज़ जो है वो ज़ूफ़ा की है। यानी कि ज़ूफ़ा खुश्क एक ऐसी जड़ी बूटी है जो खून को पतला करती है, बलगम को पतला करती है, और जमे हुए हर चीज़ को जिस्म में से, लंग्स में से उखाड़ के निकाल देती है, खुरच के निकाल देती है, स्क्रैपिंग कर देती है, स्क्रेच। यही वजह है कि ज़ूफ़ा को जिन लोगों को पहले ट्यूबरकुलोसिस रह चुकी हो और ओपेसिटीज़ हों, स्कार्स हों लंग्स में, उनको नहीं देते हैं, क्योंकि इसकी ख़ास बात यह है कि इसके रास्ते में जो कोई भी चीज़ आएगी, ये उसको उखाड़ना खोदना शुरू कर देती है। वहाँ पर भी उनको शुरू करके ब्लीडिंग शुरू कर सकती है, हेमोप्टाइसिस हो सकती है, मुँह से खून आ सकता है। इसलिए जो बलगम लंग्स में फंसा हुआ है, गाढ़ा हो गया है, उसको ये बहुत आसानी से पतला करके और निकालता है। इसलिए ज़ूफ़ा कोरोना वायरस डिजीज़ में, कोविड-19 डिजीज़ में एक बहुत ज़रूरी जड़ी बूटी है। इसके अलावा हंसराज का भी यही काम है। हंसराज भी खून को पतला करता है, और उसका काढ़ा भी बहुत फ़ायदा। ये जो आमतौर से यूँ ही और बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, मैं नहीं कह सकता उनके बारे में क्या हो रहा है, लेकिन लॉजिकली आप अगर देखेंगे, सोचेंगे, तो ऐसी चीज़ें, एक नुक्ता और ध्यान में रखने का है, ऐसी चीज़ें जो मुदरे तम्स हैं, यानी कि जो मेंसेस लाती हैं या मेंसेस की ब्लीडिंग को चालू कर देती हैं, जैसे कलौंजी भी मेंसेस को, रुके हुए मेंसेस को लाती है। यानी कि वो सुद्दे जो यूट्रस की वॉल, एंडोमेट्रियम में या और जगहों पे कहीं भी इसके ब्लड को सर्कुलेट होने से, एक्सक्रीट होने से, निकलने से रोकते हैं, उनको पिघला करके हटा देती है, और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसीलिए जब क्लॉटिंग होती है लंग्स में, तो ये कलौंजी बहुत ही फायदा देती है, उस खून को पतला कर देती है।
कलौंजी लेने के लिए सिंपल सा जो तरीका हम अपनाते हैं वो सिंपल सा तरीका ये है कि 1 चम्मच कलौंजी यानी कि 5 से 7 ग्राम 2 गिलास पानी के साथ उबाल ली जाए, इतनी कि वो 1 गिलास रह जाए धीमी आंच पे। उसके बाद छान के रख लिया जाए और उसको दिन भर में पिया जाए, ख़त्म किया जाए। ये एक बहुत ही कारगर और मौसर और मुफीद और आजमुदा और मुजर्रब बात है। इसके अलावा भी जो हम पॉजिटिव केसेस में जब देखते हैं, देखिए इसमें एक ख़ास ध्यान रखने की बात यही है, मैं बार बार कहूँगा कि अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है तो फिर ये केस हम भी रेफ़र करते हैं और सभी को रेफ़र करना चाहिए, चूँकि वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो अब हम एक बार फाइनली ये देखते हैं कि चूँकि फेफड़ों का मिजाज, लंग्स का मिजाज गर्म व खुश्क है और ये जो कोरोना वायरस है ये फेफड़ों के अंदर जाकर गर्मी और खुश्की पैदा करता है। इसी की वजह से बलगम सूख जाता है और उसके सुद्दे बन जाते हैं और ब्लड में क्लॉटिंग हो जाती है और उसकी वजह से ही जो सांस की नालियां हैं वो भर जाती हैं और सांस नहीं आता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो हमें अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसी के हिसाब से तय करना होगा। आमतौर से जो एक जो उसूल चलता है कि नज़ले हार मान करके कि सपिस्ता, उन्ना, बीदाना वगैरह दिया जाए, वो पहली बात तो इसने खुश्क को ज़्यादा फुला करके रास्ते को और कंजेस्टेड कर देंगे, वो इस कंडीशन में नहीं दिए जा सकते। दूसरी बात, इतना वक्त नहीं होता कि इतनी टाइम तक धीरे धीरे ये सब काम किया जाए। चूँकि फेफड़ों का मिजाज गर्म व खुश्क होता है, इसीलिए फेफड़ों में अक्सर ठंडी बीमारियां ज़्यादा होती हैं और वो इनके मिजाज के ख़िलाफ़ होती है, इसीलिए वो अक्सर क्रॉनिक हो जाती हैं, मुज़मिन हो जाती हैं और उनका इलाज बहुत लंबा चलता रहता है, होती रहती है। लेकिन यहाँ पर गर्म खुश्क हो है और गर्म खुश्क ही मर्ज़ आ गया है, तो वो एक साथ गर्मी खुश्की बढ़ने की वजह से वहाँ पर क्योंकि फेफड़ों में तरी रहना, मॉइस्चर रहना और उस जो झिल्ली है, जो मेम्ब्रेन है, उसका मॉइस्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वहाँ पर अगर ये कंजेशन हो जाए, ये सिकुड़ जाए, ये सब, तो फिर प्रॉब्लम होती ही है। तो इसलिए ये जितना कुछ भी यहाँ पर हमने शेयर किया, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और पर्सनल जो भी ऑब्ज़र्व किया है, जो मैंने देखा है, इस्तेमाल किया है, वो है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में इसमें कुछ और कम किया जाए या कुछ और ऐड किया जाए, इसमें से कुछ सही साबित नहीं हो सकता है कुछ चीज़ें इसमें जोड़ी जाए। चूँकि ऐसा होता है, एक नॉर्मल बात है। कोई भी जब बीमारी आती है शुरुआत में तो उसमें समझने में भी बहुत टाइम लगता है। कभी उसको इस तरह से देखा जाता है, कभी उस तरह से देखा जाता है, कभी उसके बारे में ये कहा जाता है, कभी वो कहा जाता है। ऐसा बहुत सारे नज़रिए आते हैं और झूठ और गलत कोई नहीं होता, लेकिन जब जो जैसा देखता है वैसा कहता है। लेकिन बीमारी आज हम कहते हैं सर्दी में होती है, अगली बार वो गर्मी में हो जाती है, तो हमारा ये नज़रिया गलत साबित हो जाता है। फिर हम कहते हैं हाँ, ये गर्मी में भी, सर्दी में भी होती है, ये गर्मी में भी होती है, फिर बारिश में होती है। तो इस तरह से जो वक्त गुजरता है, जैसे जैसे इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, तो हमारा जो पिछला एक्सपीरियंस है उसमें कुछ बातें गलत साबित हो जाती हैं, कुछ सही साबित होती हैं, कुछ घटाती जाती हैं, कुछ बढ़ा दी जाती हैं। तो ऐसी तरह से इलाज में भी यही होता है। शुरुआत में जो कुछ समझा जाता है, जैसे कि कोरोना के एलोपैथिक के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारी दवाओं को पहले ट्राई किया गया और उनके लिए बड़ी तारीफ़ की गई और इस्तेमाल किया गया, रिजल्ट जैसे भी निकले। फिर उसके बाद दूसरी दवाएं की गई, फिर और दवाएं की गई और अभी भी रिसर्च चल रही है और देखा जा रहा है। तो इसको इसी तरह से यूनानी नज़रिए से भी हम समझ रहे हैं और एक तरह से कहें कि हम रिसर्च कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं अपने लेवल पर, अपनी थ्योरी, अपनी पैथी के हिसाब से। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो को सुना जाए, समझा जाए और अगर इसमें ऐसा कुछ लगता है कि ये ठीक नहीं है तो ठीक है, उसके बारे में आगाह किया जाए, उसके बारे में बात की जा सकती है। अगर कहीं करेक्शन की गुंजाइश है तो फिर ठीक है, वो किया जा सकता, क्योंकि ये एक नई बीमारी है, पहली बार देखने में आ रही है। और आमतौर से लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये वबा नहीं है, ये एपिडेमिक नहीं है, अब तो ये पेंडेमिक कहलाती है फिलहाल, क्योंकि पहले ऐसी कभी नहीं हुई थी, पहले कभी कुछ नहीं हुआ था और अब भी वैसा नहीं होगा। ये इस बात का सबूत नहीं है कि कुछ अब नहीं हो सकता, जो पहले हुआ था वही हमेशा होता रहेगा या उतना ही लेवल का होगा। तो ये तो खैर नादानी की बातें हैं। बहरहाल हम यही कह रहे हैं कि जितना कुछ इसके बारे में समझा गया है वो बयान किया गया है और इसमें अभी भी कुछ ऐड करने की, कुछ कम करने की गुंजाइश है।
लिहाजा इसको सिर्फ इस नज़र से देखा जाए, इस वीडियो को इस नज़र से देखा जाए कि इस पर जो काम हो रहा है वो अभी शुरुआती दौर में है। ये बिल्कुल मुकम्मल नहीं है, फाइनल नहीं है। इसको अभी बहुत कुछ इसमें चेंजेस आ सकते हैं, जिसकी गुंजाइश हमेशा ही रहती है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इसको देखेंगे, समझेंगे और जो कुछ भी इसमें फ़ायदेमंद साबित होगा उसको इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।